राशिद रिजवी साहब हैं और चूँकि जो आप कह रहे हैं वो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक तकलीफ़ है, दर्द है क्योंकि मेन मकसद ये था कि जंग बंदी हो जाए, लेकिन 250 से 280 अभी मैं देख रहा था 83 मर्तबा जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्दी हुई है, लेबनान में भी होती रही। पहले भी लोग जानते थे जावेद इकबाल साहब के, जनरल साहब के बहुत ज़्यादा ये इस पे यकीन नहीं करता सीज़ फायर की और इसकी खिलाफवर्जी हम लोग चूंकि लेबनान में देख रहे थे तो ये तो उम्मीद थी लेकिन अभी ये जो इजराइल के पार्लियामेंट में फिलिस्तीनी कैदियों को जो ये मौत की सजा देने वाली तजवीज जो मंजूर की गई है बिन गवीर जिस तरह से मिठाइयां तकसीम कर रहा था हालांकि इसकी बड़ी मुखालफत हुई थी आलमी सतह पर लेकिन इसके बावजूद किसी की परवाह किए बगैर और ये बात कही जा रही थी कि देखिए इसका निगेटिव असर इजराइल पर पड़ेगा लेकिन इसके बावजूद ये वहां पे बिल पास कर दिया गया कैसे देखते हैं जनरल साहब। देखिए, अभी भी तकरीबन 9,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इज़राइल की जेलों के अंदर कैद हैं और उनके अंदर बहुत सारे वो हैं जो कि पॉलिटिकल लीडरशिप रोल के अंदर रहे हैं और जो कि फ़लस्तीनियों को लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एक यूनिटी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स को इज़राइल ने इस प्रिजनर एक्सचेंज के अंदर रिहा नहीं किया है और उनकी ये कोशिश है कि कहीं ये फ़लस्तीनी अगर छूट के गए तो ये एक यूनिटी कायम कर सकते हैं, फ़लस्तीनियों को एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं और वो आगे चल के इज़राइल के लिए ख़तरा बन सकते हैं। और ये जो मौजूदा सरकार है इज़राइल की, ये सबसे ज़्यादा हार्डलाइन सरकार है, जब से इज़राइल की गवर्नमेंट्स बनी हैं और इनके जो वो 2 मिनिस्टर हैं, इतमार बिन ग्वीर और स्मोट्रिच साहब, जैसे इतमार बिन ग्वीर साहब जो हैं, वो इंटीरियर के मिनिस्टर हैं और उन्हीं के अंडर इंस्ट्रक्शन ज़्यादातर ये जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जेलों के अंदर ज़ुल्म हुआ है, जहाँ पे उनको खाने नहीं दिए गए, टॉर्चर किया गया और उनके रेप किए गए, वो बेसिकली ये एक शख्स है जो उसके लिए ज़िम्मेदार है। और इनकी तो पॉलिसी ही अनाहिलेशन की है। अगर आप देखें तो किस-किस तरह से बहाने बना के कि तकरीबन इतने हज़ार बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया और उसका जस्टिफिकेशन ये प्रोवाइड किया कि भई जो फ़िलिस्तीनी या हमास के लोग हैं, वो इन बच्चों के और औरतों के पीछे छुपे हुए हैं और इस बात को जो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन था, वो भी दोहराता रहा और इनके जो बहुत सारे यूरोपियन साथी थे, वो भी दोहराते रहे। तो इनकी जो अगर आप बेसिकली पॉलिसी देखें, वो ये है कि ये जो फ़लस्तीन है, जो वेस्ट बैंक और जो गज़ा का इलाका है, मैंने कई बार आपसे कहा था कि इनके जितने भी मिलिट्री एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन सब का ये कंसेंसस है कि किसी भी सूरत में ये इलाका इज़राइल के हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अगर ये इलाका इज़राइल के हाथ से निकल गया, तो इज़राइल जो पॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत कमज़ोर हो जाएगा और ये फ़लस्तीनी स्टेट ही उसको ख़त्म कर देगी। तो उनकी कोशिश ये है कि यहाँ से इस फ़लस्तीनी अवाम को निकाल दिया जाए, जहाँ पे ये नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर या दुनिया में किसी भी खित्ते में चले जाएँ। ये उनकी कोशिश है, यही कोशिश उनकी गज़ा के अंदर भी है, यही कोशिश फ़लस्तीन के अंदर भी है। और ये जो बिल लाया गया है, ये उनके उसी इरादे का नतीजा है कि फ़लस्तीनी एक ना हो पाएँ और जो ये इनके लीडरशिप वाले रोल के लोग हैं, ग़ालिबन ये उनको इस चक्कर में है कि इस कानून को बना के उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए। अगर आप देखें जैसे इन्होंने हनिबल डॉक्ट्रिन अपने लोगों के ऊपर लागू किया कि अगर ऐसा खतरा होता है कि कोई इज़राइली किसी रेसिस्टेंस ग्रुप के या एनिमी के हाथ पड़ता है, तो वहाँ पे ये उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप उनको भी मार दीजिए। और ये जितने सारे लोग मारे गए हैं उस दिन 7 अक्टूबर के बाद, ये उनकी खुद इंक्वायरी एस्टेब्लिश कर चुकी है कि ये खुद इज़राइली फ़ोर्सेस के हाथों मारे गए हैं।
तो उनका जो बेसिक जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, अगर आप गौर करें, वो यही है कि किसी भी सूरत के अंदर वेस्ट बैंक और गजा को नहीं छोड़ना है अपने कंट्रोल से। इसे हमने इजराइल के कंट्रोल में रखना है और किसी भी तरह से जैसे भी हो सके यहाँ से अवाम को निकालना है। अब देखिए, कई बार बहुत सारे हमारे लोगों को बड़ी तशवीश होती है कि भाई ये जो आसपास के अरब ममालिक हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनमें से कोई ऐसा सख्त कदम क्यों नहीं उठाता कि जो इस जिनोसाइड को रोका जा सके। कि जब आयरलैंड में, अमेरिका में, स्पेन में लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो इस खित्ते के आसपास के लोग ऐसा क्यों नहीं करते। देखिए, उसमें सबकी ये जितनी भी तशवीश है, ये बहुत ही जेन्युइन है और हर किसी को इससे तकलीफ हुई है। और खुद जो अबू उबैदा का जुलाई का बयान था, अगर आप उसके ऊपर गौर करें, उसमें भी इसी तशवीश का इजहार किया गया था। लेकिन बात ये है कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये सारा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, इंक्लूडिंग जो आज फिलिस्तीन और इसराइल है, सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, ये सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। उसके बाद ये ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिए और जिन लोगों ने ऑटोमन एम्पायर को बिट्रे किया था, हुसैन शरीफ और मक्का और उसके डिसेंडेंट, उनके लोगों को यहाँ पे एक पपट की तरह से रूलर बना के सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रोल ब्रिटेन और फ्रांस इस खित्ते में अदा कर रहे थे, वो रोल अमेरिका के पास आ गया। और 1948 में क्योंकि इजराइल का भी कयाम हो गया, तो इन सब के बीच एक ऐसा कंसेंसस बन गया कि इजराइल की स्टेट को हर सूरत प्रोटेक्ट करना है। अब वहां पे सिचुएशन ये है कि अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से वहां पे खड़ा हुआ है। इस खित्ते के अंदर सबको ये अंदाजा है। और जो यहाँ पे रूलिंग एलीट है, आपको ताज्जुब होगा कि वहां पे सिविल या पॉलिटिकल राइट्स भी ऐसे नहीं है इस रीजन में कि अवाम आके किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। उनको तो इतना भी हक नहीं। और आपको ताज्जुब होगा कि रिलेटिवली सिर्फ दो कंट्रीज ऐसे हैं जिन्हें आप रिलेटिवली डेमोक्रेसी कह सकते हैं, और वो दो कंट्री है, ईरान और तुर्की। थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आप ये समझें कि, और पहला जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था वो फिलिस्तीनियों ने ही किया था अपना, 2006 में जब उन्होंने इलेक्शन किया था। ये थोड़ी बहुत, अगर आप कह सकें, वहां पे डेमोक्रेसी लबनान के अंदर है। तो आप देखें तो अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया है तो वो भी ईरान के या तुर्की के अंदर किया है, वहां किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। और एक जो बड़ी चीज समझने वाली है वो ये है कि देखिए, जो वहां के आसपास के खित्ते के हुक्मरान हैं, जो डिक्टेटर हैं या जो बादशाहते हैं, वो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स अपनी आवाम को देने के हक में नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनकी अपनी पोजीशन कमजोर होगी, तो वो किसी भी सूरत में ऐसी किसी पॉलिटिकल फोर्स को कामयाब होने नहीं देना चाहते जो कि उनके कंट्रोल को डिस्टेबलाइज करता है। तो ये समझने की चीज होती है और उनके अंदर हमास आती है। हमास को जैसे कहा जाता है कि भाई जो इनकी आइडियोलॉजी है, वो जो फिलिस्तीनी, जो मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमीन थे, जो शेख हसनुल बन्ना ने जिसकी बुनियाद डाली थी, ये उसी की एक ब्रांच है। और जो ईरान का रिजीम है, जो ईरान की गवर्नमेंट है, वो भी एक इस्लामी इनकलाब के उसके वजूद में आई थी 1979 में। और ये जो हिजबुल्ला और जो हुतीज हैं, ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इस्लामिक फिलॉसफी है या आइडियोलॉजी है, ये उससे इंस्पायर्ड है। और इसी तरह से जो तुर्की की गवर्नमेंट है, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि जो इख्वानुल मुस्लिमीन की एक ब्रांच है, ये भी उसके साथ इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये ऐसे मुल्क हैं कि जो जिनसे इस खित्ते के जो बाकी अरब ममालिक हैं, वो अपने लिए खतरा महसूस करते हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस
एमर्ज कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बने। तो ये एक सबके अपने-अपने इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, जिनकी वजह से वो स्टैंड लेते हैं। और कई बार वो जो स्टैंड लेते हैं, वो इस वजह से भी लेते हैं क्योंकि अपनी आवाम, क्योंकि आवाम की बहुत ज़्यादा हमदर्दी वहाँ पे गज़ा के साथ जो उनके साथ ज़ुल्म हो रहा है, उन लोगों के साथ है। तो बेसिकली उनके एंगर को एड्रेस करने के लिए भी इस तरह के वो स्टेटमेंट्स देते हैं, बट प्रैक्टिकली वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाते। मेरी नज़र में जैसे बीच में आपने देखा होगा कि ट्रंप आए थे, सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उनके ऊपर लुटाए, मगर किसी ने एक ने भी ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि आप गजा में जंगबंदी करवा दें। कोई इंटरेस्टेड नहीं था। सब अपने अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने में लगे हुए थे। उनकी जंगबंदी में किसी का इंटरेस्ट नहीं था। तो बेसिकली ये चीज समझने वाली होती है और दुनिया इसी तरह चलती है। ऐसा नहीं कि ये आज पहली बार हो रहा है, पहले भी इसी तरह का हुआ है। और आगे लेकिन मेरा कहना यह है कि देखिए सिचुएशन तमाम तर मुश्किलों के बावजूद बदल रही है, इस खित्ते के अंदर भी बदल रही है। जैसे मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि देखिए ये मेरी नजर में एक बहुत बड़ी फतह है कि 2 साल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इसराइल हमास को खत्म नहीं कर सका। आज भी हमास वहां पे जिंदा है, उनका मिलिट्री पॉलिटिकल कैडर वहां पे जिंदा है, ग्राउंड पे वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जैसे कोई ऐसी फोर्स नहीं जो हिजबुल्लाह को लबनान में डिसआर्म कर सके, उसी तरह गजा के अंदर भी कोई ऐसी फोर्स नहीं जो बाई फोर्स हमास को डिसआर्म कर सके। जी मुमताज भाई। सही है और चूँकि वो बार-बार मना भी कर रहे और हिज़्बुल्लाह ने और हिज़्बुल्लाह के साथ-साथ हमास दोनों ने ये बात कही है कि डिसआर्म का मतलब खुद सुपुर्दगी और खुद सुपुर्दगी का मतलब खुदकुशी। तो ऐसे में मुमकिन ही नहीं। अच्छा फिर एतमाद वाली बात है। देखिए 2 चीज़ें मैंने शुरू में कही थी राशिद रिज़वी साहब कि एक तो ये कि हमास जो है वो अपने मिशन को नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि इख्तिताम तक वो बनी इसीलिए है। तो नंबर 1 तो उसका मिशन है। नंबर 2 ये कि हालात के पेश नज़र अगर मान लो सरेंडर भी करे, तो एतमाद नहीं है इज़राइल पे। तो 2 चीज़ें यकजा यहाँ पे हो गई हैं। मैं आगे बात करूँगा, अमेरिका की तरफ से बयान ये आया है कि अब वो रफ़ा बॉर्डर पे या आस-पास जो है 500 करोड़ डॉलर का जो है वो वहाँ पे एक नया फौजी अड्डा बनाने जा रहे हैं, एक मिलिट्री स्टेशन वहाँ पे कायम करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐलानात अमेरिका कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वो यहाँ पे ऐसा करेंगे? और इस अगर वहाँ पे ऐसा बनता है, वहाँ पे कोई मिलिट्री स्टेशन बनाया जाता है, इसका क्या इम्पैक्ट फिलिस्तीन और उसपे पड़ेगा? अलग कहा जा रहा है कि ये निगरानी के लिए तो किसकी निगरानी होगी? गाज़ा की या इज़राइल की? फिलिस्तीनियों की या इज़राइल की? किसकी निगरानी? या निगरानी वो आप करेंगे यहाँ से बैठ के इराक की, मिस्र की, फिलिस्तीन की, यमन की, किसकी निगरानी? क्यों यहाँ पे जो बन रहा है? देखिए मुमताज भाई, मैं उनके अगर आप राशिद रिज़वी देखें कि जी, जी। ये म आपने सवाल किसे मैं एड्रेस किया? राशिद भाई को, मुझे किया? राशिद भाई को कहा है और मैं इसी सवाल पे आपके पास भी आऊँगा। नहीं, नहीं, ये नेटवर्क लग रहा है उनका। जी, जी। नहीं, 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 आप कंटिन्यू मैं करिए। दोनों प्लीज आप कंटिन्यू करिए, हम बाद में बात कर लेंगे। जी। देखिए, मेरा यही कहना है कि वहाँ पे अमेरिका को किसी बेस की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। उस पूरे खित्ते में हर जगह उनकी बेसेस हैं। कोई ऐसा आस-पास का मुल्क नहीं है जहाँ पे उनकी बेस नहीं है। लेकिन ये जो मिलिट्री हेडक्वार्टर वो वहाँ पे बना रहे हैं, जिसे वो कहते हैं कि इससे पहले भी किरियात गात के अंदर उन्होंने अपना वहाँ पे इस सीज़ फायर को मॉनिटर करने के लिए हेडक्वार्टर बनाया था। मुझे इस चीज़ की बड़ी एक पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप बार-बार अपनी हर मीटिंग में, अपने हर एड्रेस में
इस बात का ज़िक्र करते हैं कि वो दुनिया में जंगें बंद करवाना चाहते हैं। ये उनकी कोशिश रही है और यही उनका एक प्राइमरी एजेंडा भी रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी इस चीज़ के लिए मिलना चाहिए। और ये बहुत मुमकिन है कि उनकी ये कोशिश हो कि ये जंग बंद हो। हालाँकि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे इज़राइल का नुकसान हो। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, वो इज़राइल के बहुत करीब हैं, वो इज़राइली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उनकी ये भी कोशिश रहेगी कि जैसे पॉसिबल हो सके, जो इस खित्ते में उनके एलाइज़ हैं, जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, वो भी अमेरिका के साथ रहें। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो इज़राइल और अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अमेरिका इस खित्ते में अपने इन्फ्लुएंस के लिए ये चाहता है कि यहाँ के जितने भी मुल्क हैं, जो उनके एलाइज़ हैं, पार्टनर हैं, जिनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो अमेरिका के साथ रहें। इज़राइल की जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उससे इस इलाके में ये तासुर जाता है कि अमेरिका की वो पोज़ीशन नहीं है और उससे अमेरिकन फ़ॉरेन पॉलिसी को और अमेरिकन इस इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचता है। अगर आपको याद हो, बीच में ट्रंप ने नेतन्याहू के बारे में जो जेफरी सेक्स थे, उनका स्टेटमेंट एक अपने ट्विटर पे डाल दिया था, जिसमें उन्होंने नेतन्याहू के बारे में बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए थे। और ट्रंप ने ये भी कहा था कि अभी एपेक, जो इजरायली अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, जो अमेरिका के अंदर लॉबिंग करती है इजराइल के लिए, उन्होंने खुद ये कहा था कि अब उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा अमेरिका के अंदर नहीं रहा। और न्यूयॉर्क के अंदर जोहरान ममदानी की जीत भी ये दिखाती है कि जो अमेरिका की यंग जनरेशन है, उसके अंदर इज़राइल के लिए वो सपोर्ट बाकी नहीं है, जो कि उसकी ओल्डर जनरेशन के अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और जो उनके साथी हैं, उनमें ख़ास तौर से तुर्की वगैरह की ये कोशिश है कि किसी तरह से इज़राइल को कंपेल करके जो सीज़ फायर है, जैसे भी मुमकिन हो सके, इसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। और जहाँ तक नज़र रखने की बात है, तो सारे मुल्कों में उनकी बेसेज़ हैं। उन्हें किसी एडिशनल बेस की ज़रूरत नहीं है। और इज़राइल तो वैसे ही अमेरिका का क्लोज़ेस्ट पार्टनर है। वहाँ पे इतनी जितने भी उनके इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे तो सभी को अमेरिका अपने प्रोटेक्ट करता है। जितने भी वेपन हैं, एयर डिफेंस जितने भी थाड वगैरह हैं, ये सब तो अमेरिका ने ही उन्हें दिए हुए हैं। तो वो मुझे रीज़न नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि भले ही इज़राइल के फ़ेवर में, देखिए, एक कंसेंसस इज़राइल के अंदर ये भी है कि ये जो कंटिन्यूड जंग है, ये इज़राइल के हक में नहीं है। इज़राइल अपने हदफ हासिल नहीं कर पा रहा है। इज़राइल की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज हो गई है। लोग और नेशंस इज़राइल से डील नहीं करना चाह रहे हैं और ये जंग सिर्फ़ इसलिए चल रही है क्योंकि नेतन्याहू और उसके कोalition पार्टनर्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है। तो एक तरह से इस जंग बंदी पे आगे चल के जो इज़राइली पॉपुलेशन की अक्सरियत है, ट्रंप उसको भी एड्रेस कर रहा। अगर आप देखें, जब ये सीज़ फायर हुआ था, तो जो इज़राइली पब्लिक थी, उन्होंने थैंक यू नेतन्याहू नहीं कहा था, उन्होंने थैंक यू ट्रंप बोला था और शुक्रिया ट्रंप का अदा किया था। तो मुझे फिर भी ये लगता है कि वो इज़राइल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा, मगर उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह इस जंग बंदी पे आगे बढ़ा जाए। मेरा ऐसा सोच है। जी मुमताज़। और जैसा कि राशिद रिज़वी साहब जनरल साहब ने कहा कि ऐसा बेस की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और इनके बेस तो हैं। लेकिन वहाँ पे नई-नई चीज़ें, तो क्या बेस बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह से कब्ज़ा करने का एक प्लान पूरा तैयार किया था अमेरिका, तो क्या ये एक बड़ी खूबसूरती से ये उसकी तरफ बढ़ना है? पहले तो कहा था कि हमारा कोई वहाँ नहीं जाएगा, अब वहाँ पे बेस बनाने की आ गए। तो ये रोज़ बयान बदलते हैं, रोज़ अलग-अलग प्रेडिक्ट करते हैं। सवाल ये है कि अमेरिकी बेस क्यों बनेगा? बनना है तो इंटरनेशनल बेस बने फिर वहाँ पे। वहाँ पे इंटरनेशनल फ़ोर्स आए, वो कई मुल्कों के मिल कर के। तो ये अमेरिका ही क्यों बनाएगा? ये क्या सवाल नहीं है? और क्या ये सवाल जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको नहीं करना चाहिए कि भई आप क्यों बनाएँगे?
अगर आपको सिक्योरिटी कर, तो हम क्या नाकारा है कि आप ही बस हर जगह देखेंगे? देखिए मुमताज साहब, डोनाल्ड ट्रम्प जो है सबके करंट चेक करता है। एक शगुफा छोड़ देता है और फिर ये वो उस रिएक्शन का वेट करता है वो, कि क्या रिएक्शन इसका मिलेगा। और वैसे भी गाजा के बीच के ऊपर उसकी बहुत पहले से नजर है। गाजा के बीच के ऊपर उसकी पहले से नजर है। हम तो ये कहते हैं कि आर्मी बेस न सही, प्राइवेट एक एयरपोर्ट बना सकता है वो, अपना प्राइवेट एयरपोर्ट, और गाजा के गाजा बीच की जगहों पर कब्जा करके वहां पर टाउनशिप डेवलप करे, होटल्स बनाए और गाजा के लोगों का और नौकरी करो, हम तुमको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मतलब जो पेड़ गाजा के लोग लगाएंगे उसी के डंडे से उनकी पिटाई करने के लिए तैयार बैठा है वो। आप इतना समझिए। तो अभी तो ये करंट चेक करता है, एक एक शगुफे छोड़ता है और फिर देखता है कि दुनिया उस पर क्या रिएक्ट करती है। और कोई बेस वगैरह बनाने की जरूरत भी नहीं है, ना वो बनाएगा, ना गाजा पे वो इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा। बस उसकी एक कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से हम इजराइल को सेफ रखें, इजराइल को हम प्रोटेक्शन देते रहें। लेकिन ये बहुत गलत कर रहा है इजराइल के लिए। आपको बताऊं मुमताज साहब, कल मैंने आपसे एक बात कही थी, शायद आप और आपके सुनने वालों को मेरी बात हजम न हुई हो, उनको पल्ले नहीं पड़ी हो, समझ ना आया हो कि हम ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। तो नेतन्याहू की जो क्रूरता है ना, उस क्रूरता का एहसास दिलाएगा ईरान। और इस बात जब जंग छिड़ेगी तो ईरान इनकी लीडरशिप पे अटैक करेगा। वो जो उन्होंने कहा है ना कि बंकर बस्टर मिसाइल बनाई है हमने, वो किसके लिए बनाई है? उनकी सारी मीटिंगें तो बंकर में होती हैं, सारे उनके मिनिस्टर्स बंकर में जाके छुप के रहते हैं, नेतन्याहू खुद बंकर में रहने लगता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमने बंकर बस्टर मिसाइल बनाई है। और कोई दो राय नहीं है, गुस्से में बहुत लोग हैं। अगर आपको मौका मिले तो दो थप्पड़ अभी मार दोगे नेतन्याहू को, हमको मौका मिलेगा हम भी अपना गुस्सा उतारेंगे उसके ऊपर। तो गुस्से में सब है। अमेरिका में पहले इनको हमदर्दी इसलिए मिलती थी कि पहले ये इनोसेंट थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विक्टिम थे, मजलूम थे। ये कह कह के इन्होंने पूरी दुनिया से सिंपैथी बटोरी कि हम मजलूम थे, हमको मारा, हमको ऐसे किया हिटलर ने, हमने क्या बिगाड़ा था हिटलर का। ये कह कह के उन्होंने एक जनरेशन पूरी निकाल दी हमदर्दी लेते लेते। अब तो दुनिया देख रही है, अब तो दुनिया देख रही है, दुनिया ये कह भी रही है, सोच भी रही है कि हिटलर ने जो किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सही किया था। इन्होंने दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हिटलर ने जो इनके साथ किया था वो गलत नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि उस दौर में इनकी बहुत इज्जत थी, जिसका मकान किराए में लेते थे यूरोप में खाली नहीं करते थे। बहुत सारे आप आर्टिकल आप यूरोप के पढ़ेंगे अगर, आपको यही देखने में आएगा कि यूरोप के जिसके मकान में ये घुस जाते थे जल्दी खाली भी नहीं करते थे, और उस मकान में कोई लड़का होता था तो अपनी लड़की को छोड़ देते थे उसके पीछे, और उससे अपने लड़के की शादी करवा देते थे। करवाने के बाद लड़के को इतना ज्यादा मिसगाइड किया जाता था कि लड़की के माँ बाप घर में रह जाते थे, लड़के के माँ बाप घर से बाहर निकाल दिए जाते थे। यूरोप में लोगों ने इनकी तरफ देखना बंद कर दिया, लोगों ने इनकी तरफ देखना बंद कर दिया, इनसे लोगों ने रिलेशन खत्म कर दिए इनके। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको।
तब भी इनकी इतनी मतलब वो बहुत अच्छी इनकी सोसाइटी में वैल्यू नहीं थी। ये बहुत श्रूड माइंडेड थे, शार्प माइंडेड नहीं, श्रूड माइंडेड थे। ये चीटर कहलाते थे ये। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस वक्त इनके ऊपर जुल्म हुए, जो हकीकत है हुए, नहीं होने चाहिए थे। 40-40 हजार लोगों को बंकर में डाल करके जहरीली गैस से मार देना, मतलब ये इंसानियत से बहुत दूर की बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उस जेनोसाइड से निकल के आए हो। आपको दुनिया में अमन और पीस का पैगाम देना चाहिए, लेकिन आप दुनिया को एहसास दिलवा रहे हो कि आपके साथ जो हुआ था क्यों हुआ था। वही मैं आपको बता रहा हूं कि इनके ऊपर अटैक होगा जब ये शुरुआत करेंगे, और वो अटैक इनकी लीडरशिप पे होगा। ये जो आपके बेन गुरियन वगैरह आज मिठाई बांट रहे हैं और जेलों में जा करके बदतमीजियां कर रहे हैं, फोटेला के लोग आए थे बेचारे, उन लोग को अरेस्ट कर लिया गया था, उनसे बदतमीजी से बात की, उनको लात से मारा था, पता है आपको? उनको लात से मारा था, लेटे थे वो। इतना बदतमीज इंसान ही है। तो सबसे पहले तो ये बंकर में खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये छोड़ के फौरन भागेगा अमेरिका। जितने आग उगलने वाले हैं, जितने आग और जहर उगल रहे हैं, आप देखना पहले अटैक में ये इजराइल छोड़कर अमेरिका भाग जाएंगे। लेकिन हम लोग की सोच, हम लोग का मसला ये नहीं है कि ईरान हमला करे, ईरान उनको मारे, उनकी लीडरशिप खत्म करे ईरान। मेरा मसला ये है कि गाजा में जो लोग हैं उनको जीने का अख्तियार है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जितने बचे हुए हैं ना, उसमें कुछ तो भूख और बिना इलाज के मर जाएंगे, जो बचे रहेंगे वो ठंड से मर जाएंगे। ये हालात इसने गाजा के कर दिए हैं कि घेर के लोगों को मार रहा है, मासूमों को मार रहा है। तो हमारे और आपकी सबकी यही दुआ है, सबकी यही कोशिश है कि उन लोगों को भी चैन, अमन और सुकून से जीने का हक मिले। जीने का राइट, जीने का अधिकार उनका भी अधिकार है, सिर्फ नेतन्याहू और बेन गुरियन और इजराइल के रहने वालों का नहीं है, सिर्फ कतर और लेबनान, कतर और सऊदी अरबिया, जॉर्डन के रहने वालों का नहीं है। जैसे हम लोग को जीने का और खुली हवा में सांस लेने का हक है, उनको भी है। अल्लाह की नेमतें हमारे और आपके लिए नहीं, उनके लिए भी है। तो इस तरह के लोग जो हरकतें कर रहे हैं, तो आज नहीं कल तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुमताज भाई, जी मुमताज भाई।